मैं चाहता हूं कि क्रीरी का अस्पताल हमारे एसएमएचएस के बराबर हो जाए। अगर आप किसी प्रोफेशन को की तनज करते हैं तो आप अपने आप पर वो तनज कसते हैं, क्योंकि आप भी किसी उस्ताद के ही फर्ज हैं। अगर आप नहीं आए तो ये बेईमान, ये बदयानत, ये धोखेबाज, ये ड्रामेबाज और ये दलाल हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये कहिए ना, आप क्यों फंसाते हो इनको? ये गांव ये है, वो गांव वो है, ये यहाँ ये है। यस श्योर, चलाने की बात करता हूं तो मैं एक उस्ताद रहा हूं। तो उस्ताद का काम है बच्चों के साथ उठना बैठना, उनके जहन को पढ़ना, साइकोलॉजिकली उनको एड्रेस करना। हमारे नौजवानों को लगता है कि अगर कोई हमारी बात करता है, अगर हमें कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो इंजीनियर रशीद साहब है। कश्मीर आरा में आप सबका खैर मकदम है। असेंबली इंतखाबात इस वक्त जोरों शोरों पर है और आज हम मौजूद है वागुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है नसीर अहमद रथर, जो अवामी इत्तेहाद पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है और जो मैनिफेस्टो उन्होंने पब्लिक के साथ शेयर किया है, उस मैनिफेस्टो से हटके इनका अपना क्या मंशूर है, खासतौर पर यूथ के लिए इनके वैलेट में क्या कुछ है। नसीर साहब खैर मकदम है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया टाइम। शुक्रिया, थैंक यू सर। थोड़ा पहले आपसे थोड़ा जाती सवाल पूछना चाहता हूँ। सियासत में आने से पहले आप एक अच्छे ओहदे पर फाइज थे। क्या मद्देनजर रखते हुए आपने अपने प्रोफेशन को खैरबाद किया और आप सियासत में आए? मुख्तसर अल्फाज में बयान कीजिएगा। मुझे लगता है जब मैं अच्छे प्रोफेशन में था, जैसा आपने कहा है कि, लेकिन वहाँ का डोमेन जो है, प्लेटफॉर्म जो है, वो छोटा प्लेटफॉर्म है। आप किसी स्कूल में, आप किसी इलाके में लोगों की खिदमत कर सकते हैं, उनको तालीम और तरबियत दे सकते हैं। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है तो उसके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, और बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से कोई बड़ा हो नहीं सकता है, जहां एवेन्यूज भी हैं, जहां आप हर एक को जो है साथ लेके डेवलपमेंट, ये चाहे वो एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, टूरिज्म की हो, एग्रीकल्चर की हो, साथ लेके चल सकते हैं और कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने सियासत में आने का फैसला किया तो बहुत सारी बड़ी पार्टियां थी यहाँ पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस था, पीडीपी थी, यानी कि ये एस्टेब्लिश्ड पार्टीज थी। तो अवामी इत्तेहाद पार्टी में आने का क्या मकसद था? सबसे इंपॉर्टेंट मसला ये होता है कि लोग अपने आप को किसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो जहां तक ग्राउंड रियलिटीज की बात करें, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, तो मैंने देखा हमारे नौजवानों को लगता है कि अगर कोई हमारी बात करता है, अगर हमें कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो इंजीनियर रशीद साहब है। क्योंकि कैद में रहकर भी उनकी जो आवाज, उनकी जो जुबान और उनका जो हौसला, उनके बात करने का तरीका और उनके कनेक्ट करने का तरीका जवान को पसंद आया। और जब नौजवान एक साथ जुट जाते हैं तो इंशाल्लाह इनकलाब आ जाता है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इसी के साथ चल के एक सिपाही की तरह काम करना चाहिए। आपको मैंडेट भी मिल गया वागुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। अब आप कैंपेनिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह आपके बयान जो है, बहुत अच्छे बयान आप दे रहे हो और लोगों का दिल जो है अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है। यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि सियासत आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म है। जब आप लोगों के बीच जाते हो, इससे पहले आप एज ए टीचर लोगों के पास जाया करते थे या बच्चे आपके पास आए थे। अब आपको बुजुर्गों को समझाना है, 80 साल के इंसान को आपको समझाना है कि सियासत क्या है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कि आपको लग रहा है अपने प्रोफेशन से हटके आपके लिए थोड़ा एक नया चीज है ये? मुझे लगता है इम्पोर्टेंट बात मेरे लिए ये है कि जब मैं समझाने की बात करता हूं तो मैं एक उस्ताद रहा हूं। तो उस्ताद का काम है बच्चों के साथ उठना बैठना, उनके जहन को पढ़ना, साइकोलॉजिकली उनको एड्रेस करना। उसके बाद हमारा एक ऊपर का लेवल आ जाता है, मैच्योर बच्चे आ जाते हैं। तो मेरे लिए काम इतना मुश्किल नहीं, उस्ताद कोई भी उस्ताद हो उसके लिए काम मुश्किल नहीं। मैं आपको एक बात बता, कल मैंने किसी का, ये कोई मेरा दोस्त कह रहा था, एक हमारा पॉलिटिशियन है, राइवल है, तो उसने कल कुछ बातें कही थी। कल उसने कुछ इंटरव्यू दिया था, मिनिस्टर भी रहे हैं, एमएलए 2 बार रहे, एमएलसी भी रहे, कि मास्टर जी कह के मुझे पुकारा और ये कहा कि ये स्टेज करते थे। मैं कोई स्टेज पे ड्रामा नहीं करता था, मैं स्टेज पे रिप्रेजेंट करता था अपने लोगों को, डाइस करता था तो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करता था, और मुझे उस बात पर फख्र है। और उस्ताद होने पर तो मुझे बहुत ही ज्यादा फख्र है। मेरे वालिद साहब भी उस्ताद, मैं भी उस्ताद। तो ये फख्र की बात है कि भाई सच उस्ताद लोग मेरे पास आते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं। और उनको मैं ये भी बता दूं कि इस उस्ताद ने दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस और केएएस ऑफिसर
जो है बनाए हैं, उनमें उनको बनाने में मेरा रोल है। तो आप तनजन ये ना कहें ये उस्ताद है, लोग आपको जवाब देंगे जो आपने कहा है। उस्ताद पे उंगली ना उठाएं, उस्ताद की वजह से आज आप बात करते हैं। तो इसलिए एहतरामन अदबन में उनसे गुजारिश करूंगा, तनज किसी पे ना कसें। सियासत एक दिन खत्म होनी है, लेकिन हमें इस समाज में रहना है। अगर आप किसी प्रोफेशन को की तनज करते हैं तो आप अपने आप पर वो तनज कसते हैं, क्योंकि आप भी किसी उस्ताद के ही फर्जंद हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर एक निगाह डालेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 72,000 जो राय दहातगान हैं जिन्हें वोट कास्ट करना है, और बड़ी बड़ी पार्टियां आपके मद्दे मुकाबल है। जो आपके कंपिटेटर है, क्या आपको लग रहा है कि आपने अपने आप को इतना एस्टेब्लिश किया कि अपनी जीत आपको आया नजर आ रही है? सबसे पहले मैं आपकी वसातत से तमाम माओं, बहनों और बेटियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आज भी इंजीनियर रशीद की तरफ इतनी माइल हो चुकी हैं। उनका प्यार, उनका वलवला, जोश देखकर मुझे लगा कि इंशाअल्लाह रहमान ये तो 100% फीमेल फोक जो है इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट करता है। दूसरा ये कि नौजवान, मैंने आपको पहले ही बताया, वो इतने कनेक्ट हो चुके हैं, दे फील ही टॉक्स ऑफ अस, वो उनकी बात करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो नौजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जो हमारे बुजुर्ग हैं, मैंने हमेशा कोशिश की है कि बुजुर्गों को जवानों के साथ जुड़ना चाहिए और जवानों को बुजुर्गों की इताअत और फर्माबरदारी करनी चाहिए। मैं इसको बड़े मशहूर जो एक मकोला है कश्मीरी में, मैं कहता हूं, मैं यहां भी वही कश्मीरी बात ही करूंगा, जवान को जोश तो बुजुर्ग को होश, जोश सद गज होश आसन तो होश सद गज जोश आसन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम कंपिटेटर्स की बात करते हैं, अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखने की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर इससे पहले क्या किया गया था, हमारा ये जो पिछले हमारे सियासतदान जो यहाँ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स थे, उन्होंने क्रीरी को वागुरा से जुदा किया, कछवा को कलमतरा से जुदा किया, सालूसा को उठोरा से बिड़वाया। तो उनको मैं यहाँ कहना चाहूंगा, यार वो दिन खत्म हो गए, ड्रामेबाजियां खत्म हो गई। आप देख लो लोग आपको किस निगाह से देखते हैं। कल आपने बयान दिया कि किसी ने कहा है कि अस्पताल का मसला है। मैं चाहता हूं कि क्रीरी का अस्पताल हमारे एसएमएचएस के बराबर हो जाए। हमें हार्ट पेशेंट जो हमें यहां से श्रीनगर ले जाना पड़ता है, मेरी दिली तमन्ना है कि वो हार्ट पेशेंट का इलाज क्रीरी वाले अस्पताल में हो जाए, क्योंकि मुझे 1 किलोमीटर जाना पड़ता है, कछवा वाले को 2 किलोमीटर जाना पड़ता है, वारपुर वाले को आधा किलोमीटर जाना पड़ता है, तिलगांव वाले को 1 किलो। तो हमारा मरकजी जो अस्पताल है वो हमारा क्रीरी का अस्पताल है, और हम चाहते हैं कि वो इतना इंप्रूव हो जाए, इतना डेवलप हो जाए कि वहां हर एक सर्जरी जो है क्रिटिकल सर्जरी हो जाए। तो आप क्या करते हैं, लोगों को आप बेवकूफ समझते हैं। आज पढ़े लिखे नौजवान आपके सामने होते हैं एंड दे विल इंशाल्लाह रिबटल यू। जिस चीज की आप कोशिश करते हैं, फिर डिविसिव पॉलिटिक्स की मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस समाज को डिवाइड मत करो, हमें लड़वाओ मत, हमें परेशान मत करो, रिश्तों को मत तोड़ो। और आप इस्लाम दुश्मन बातें करते हो, क्योंकि हमारे इस्लाम में लिखा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरकू। कैसे आप अस्पताल के नाम पर हमें डिवाइड करते हो, कैसे आप कॉलेज के नाम पे हमें डिवाइड करते हो, कैसे आप रोड और पानी के नाम पर आप डिवाइड करते हो हमें। ये कतन गलत है और हम इसकी मजम्मत करते हैं और लोग इंशाल्लाह उसको जवाब दे देंगे। मिस्टर साहब, तो आपको लग रहा है कि पानी, बिजली, सड़कें, इनको छोड़ के कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो यहाँ पर अब लाजमी बन चुके हैं, और वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपके जहन में जो अब अपने अवाम के पास जा रहे हो और उनसे आप उनको कन्विंस कर रहे हो कि पानी, बिजली, सड़क, इनके बगैर भी हमारे पास मुद्दे हैं? तो आपके अपने मैनिफेस्टो में वो मुद्दे तो जरूर होंगे। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सड़क, बिजली, पानी, ये हमारा भी मुद्दा है। मैं खुद एज वोटर या एज रिप्रेजेंटेटिव, मुझे भी ये सब चीजें चाहिए, तो ये प्रायोरिटी रहती ही रहती है। लेकिन मैं नौजवानों से मुखातिब होकर एक बात करना चाहूंगा, वो ये कि आज का जो मुद्दा है, मेरे लिए जो मुद्दा है वो ये है कि नौजवान पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में, क्योंकि नौजवान खुलूस की बुनियाद पर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाए तो ये कामयाब हो जाएंगे हम। हर एक मुझसे कहता है क्यों आप पॉलिटिक्स में गए, ये बेईमान लोग हैं, ये बददानत लोग हैं। मैं नहीं कहता हूं, लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियन ऐसे, मुझे भी यही कहते हैं, मेरे मुतालिक भी यही कहते हैं। और हमने देखा भी हमारे पॉलिटिशियनों ने क्या हाल किया है, कितना बुरा हाल किया है। रशीद इंजीनियर साहब के साथ उनको आप कंपेयर करें तो वो पानी कम नमक पड़ जाते हैं। तो मैं नौजवानों से मुखातिब होकर ये कहूंगा कि भाई आप आ जाओ,
अगर आप नहीं आए तो ये बेईमान, ये बदयानत, ये धोखेबाज, ये ड्रामेबाज और ये दलाल हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। और हमारा समाज ऐसा ही बैकवर्ड समाज रहेगा जिस तरह से वो रखना चाहते हैं। अगर आप इस समाज का हिस्सा है तो नौजवानों से गुजारिश है, आप आ जाओ, उस रिप्रेजेंटेटिव को आगे बढ़ाओ जो ईमानदार हो, जो दयानतदार हो, जिसका पास्ट अच्छा हो। सबसे बड़ी बात है पास्ट जिसका अच्छा हो। आप देखें मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है, मेरे राइवल्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया है, तो आप उनका पास्ट देखिए, मेरा पास्ट भी देखिए। मुझसे अगर कोई बेहतर है तो उसको वोट दे दे। मैं ये नहीं कहता हूं मुझे दे दे, मुझसे बेहतर है कोई अच्छा तो उसको वोट दे दे, क्योंकि 12 कैंडिडेट है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं अकेला ही नहीं हूं कि मैं कहूंगा मैं पता नहीं क्या बला हो, लेकिन मैं ये कहूंगा नौजवानों से, आप देखें आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं 12, तो उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है, किस फील्ड में क्या कंट्रीब्यूट किया है। और आप उनसे भी सवाल पूछे जो आपके पास आते हैं, जी आपने एजुकेशन की कभी बात की, आपने हेल्थ की कभी बात की, आपने हॉर्टिकल्चर की कभी बात की, आपने टूरिज्म की कभी बात की, आपने नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट की कभी बात की, आपने ग्रोवर्स की कभी बात की, आपने स्पोरियस ड्रग्स की कभी बात की, आपने जो ड्रग्स बच्चे लेते हैं उनकी कभी बात की, आपने कभी बात की कि हमारे समाज में इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और केएस ऑफिसर होने चाहिए। ये जवानों को पूछना चाहिए उनसे। और मेरा तो एजेंडा ही यही है, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करें, आईएएस केएस ऑफिसर प्रोड्यूस करें। मिसाल के तौर को मैं बच्चों को बता देता हूं, जहां भी मैं जाता हूं, एमएलए एक ही बन सकता है कॉन्स्टिट्यूंसी में, दो नहीं बनेंगे। 12 है, जिसको अल्लाह ने लिखा होगा वही जीतेगा। लेकिन एक मिसाल हमारे पास है, डोडा में एक घर के 3 सिबलिंग्स ने क्वालिफाई किया केएएस, मुझे लगता है 2022 या 21 में रिसेंटली। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमएलए बन सकता है, लेकिन केएएस आप 50-100 भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। तो आप लोगों को ये कहिए ना, आप क्यों फंसाते हो इनको, ये गांव ये है, वो गांव वो है, ये यहां ये है। यस श्योर आप शेयर करें और आप उनको बता दीजिए, आप उनसे पूछिए। जवानों से मैं कहता हूं आप उनसे पूछिए, भाई जी आपने जो है आज तक तो ये बात की नहीं, आपने कश्मीर के मसले की बात कभी की नहीं, आपने नौजवान जो जेल में है कभी बात की नहीं, आपने 5 अगस्त के बारे में कुछ बोला नहीं, 2019 आपने कुछ बोला नहीं, आपने अपने बारे में कुछ बोला नहीं कि जो यहां अलायंस हुआ आपके साथ, किस किस का अलायंस हुआ, आपने उसके बारे में बोला नहीं। आप इन सवालों का जवाब मांगे उनसे, नौजवानों से मैं कहता हूं, और इंशाल्लाह ये फिर आपके पास नहीं आएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। एक और सवाल, चूंकि आपके पार्टी के जो सुप्रीमो है इंजीनियर रशीद, एक वेव सी बनी हुई है पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर, एक वेव सी बनी हुई है, लेकिन इंजीनियर रशीद के बारे में ये कहा जा रहा है कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हें छोड़ा गया है और इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। अगर बीजेपी का हाथ इसके पीछे है तो क्या आपको लग रहा है कि जब आपके पास फिगर्स आएंगे 8 अक्टूबर के बाद तो कंसेंसस उनके साथ देखने को मिल सकता है? सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहां बड़ी 2 जमातें हैं जो ये ज्यादा बातें करते हैं। 2002 में सबसे बड़ी पार्टी हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका अलायंस बीजेपी के साथ था। 2014 में पीडीपी दूसरी जमात है हमारी बड़ी, उनका अलायंस हुआ। और आज आपने कभी सुना क्या वो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते हैं? दे नेवर स्पीक इट, दे नेवर स्पीक। जबानी वो कहते हैं लोगों को खुश करने के लिए। मैं आपको ये बता दूं, क्या इंजीनियर साहब ने कभी अपने जो उसके उसूल हैं उसके साथ कंप्रोमाइज किया है? आप उसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। वो उसूलों पे कंप्रोमाइज नहीं करते। उन्होंने कहा अगर अल्लाह ने हमें ताकत दी, चाहे हमारे 10, 20, 30, 40 जितने भी असेंबली मेंबर्स आ जाएं, हमारा एक ही मसला है कि हम सेंटर में जाके कहेंगे भाई कश्मीरियों से बात करो, स्टेक होल्डर से बात करो, हुकूमत इन्हीं को मुबारक, ताज ताकत जो है उन्हीं को मुबारक। हमारा एजेंडा यह है, रशीद इंजीनियर का एजेंडा यह है, मुझे हुकूमत नहीं करनी है, मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, लेकिन हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे असेंबली मेंबर्स होंगे वो हम दिल्ली जाएंगे, अपनी बात वहां रखेंगे और उनको कहेंगे कश्मीरियों से बात करो, कश्मीरियों को एलिनेटेड फील मत कराओ, कश्मीर को अलग फील मत कराओ, और उनको लगना चाहिए कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, दिल से भी है और दिमाग से भी हैं। तो ये हमारा एजेंडा है। बीजेपी का इसमें कोई नाम ही निशानी नहीं है और सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हमारी कभी कोऑर्डिनेशन हो जाए बीजेपी के साथ। रिसेंटली मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह जब जम्मू के दौरे पे आए और चुनावी मुहिम का हिस्सा बने तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी पत्थरबाज और मिलिटेंट जेलों में है हम उनको किसी भी कीमत पर रिहा नहीं करेंगे, जबकि आपका मैनिफेस्टो है जितने भी जेलों में कश्मीर के खासतौर पर कैदी बंद है हम उन्हें छुड़ाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो क्या कुछ वजाहत हो सकती है आपकी तरफ से?
मैं ये बताऊंगा कि मैं, चूंकि अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं तो उनके बारे में कुछ मैं कह नहीं सकता, बहुत बड़े नेता हैं हमारे हिंदुस्तान के, लेकिन मैं आपकी वसातत से कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन अ कंट्री। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट किसी को बेल देता है, बिकॉज बेल जो है दैट्स योर राइट, तो आप चलो ठीक है, हम उन्हीं की बात लेकर चलते हैं कि जी कोई पत्थर चलाता है, कोई तो सजा होगी ना पत्थरबाजी की, साल 2 साल 3 साल, जैसे आप कोई कत्ल करता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 14 साल के बाद उसको छोड़ देते हैं, छोड़ तो देते हैं ना। अब पत्थरबाजी की तो कोई सजा होगी, मैं कानून का ये कोई माहिर नहीं हूं, साल 2 साल 3 साल PSA UPA UAPA, बेल तो होनी है। तो जब बेल होनी है, ये अमित शाह जी का मसला नहीं है, ये इंजीनियर रशीद का मसला नहीं, ये मेरा मसला नहीं है, ये उस बच्चे का और कोर्ट का मसला है। सो कोर्ट विल डिसाइड, लेकिन हमारा एजेंडा यह है कि हम उनके केस को आगे लेकर कोर्ट तक जाएंगे इंशाल्लाह। हम इंसाफ मांगते हैं, हम चाहते हैं कि वो नौजवान घरों में आ जाएं और उनका हक बनता है। चलो अगर किसी से गलती भी हो जाए, जैसे हम कहते हैं कत्ल किसी से हुआ, सजा दे दी उसको, फिर क्या वही मारना है उसको? निशाब, आपके जो वोटर्स हैं, क्या मैसेज रहेगा आपको अपने वोटर्स के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं खासतौर पर अवामी इत्तेहाद पार्टी की, क्योंकि एक इमर्जिंग पार्टी, आप उभरती हुई पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से क्या कहना चाहोगे आप अपने हक में? मैं यही कहना चाहूंगा नौजवानों से, भाइयों से, बहनों से, कि आप अपने कैंडिडेट को देख के वोट डालें, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन को देख के वोट डालें और उनके इरादों को देख के वोट डालें, उनके पार्टी के एजेंडा को देख के वोट डालें, क्योंकि धोखे में ना रहें। आज ये आपको एक बात कहते हैं, कल दूसरी बात कहेंगे। इनको आपने आजमाया है, इन्होंने कितनी हमारे साथ जो है हमदर्दी करनी है वो हम सब जानते हैं। आप मेहरबानी करके प्लीज 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 जो अपना वोट करें, आप जमीर से जो है पूछें कि मुझे किसको वोट करना चाहे, क्योंकि हमारे पास आपके लिए डेवलपमेंटल एजेंडा है, हमारे पास आपके लिए पॉलिटिकल इश्यूज के लिए बात करने का तरीकेकार है। तो इसलिए हमारी पार्टी जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी, जहां भी हम हमारे कैंडिडेट है, उनका यही मंशूर है कि लोगों को खड़ा करने में मदद करो, आप उनको सवाल पूछने की जो है हिम्मत दिलाओ आप, और इंशाअल्लाह रहमान उनको जमीर से बात करने की, जमीर इस्तेमाल करने की जो है आप तरीकेकार सिखाओ, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। कश्मीर पैट्रियट से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। नसीर अहमद रथर जो वागोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से अब इंतखाब लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अवामी इत्तेहाद पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट में उन्होंने यही कहा कि पूरे इस जो सेशन हमने इनके साथ किया, इनका यही कहना है कि वोट अपना जो है वो सोच समझ कर कास्ट कीजिएगा, क्योंकि अवामी इत्तेहाद पार्टी के पास जो एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो है, वो उसका एक विजन है और उस विजन को लेकर आप अपने जमीर को जगाइए और हमें वोट देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका वोट जो है वो कीमती है। आप अपने वोट से खुद ही बाखबर हो। मुझे और नसीर साहब को कश्मीर आरा से दीजिए इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह ने के बाद।